नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में देखें, ध्यान दें। ये बहुत डीप फाउंडेशन की सीरीज है और इसके अंदर मैं बहुत इंग्लिश की आपकी बारीक से बारीक बातों पर चर्चा करूंगा और आपकी एक एक चीज इसमें मजबूत होगी। तो आप यदि इस वीडियो को बाद में देखते हो तो कोशिश करो कि आप डेली रात को 9 बजे लाइव आ पाओ इसी चैनल पर और पूरा डेडिकेशन आप इसके अंदर अपना डाल पाए। चलिए, इस सीरीज में ना ही तो मैं किसी प्रकार की बात करूंगा और ना ही किसी भी प्रकार का कोई बैच प्रमोशन या कुछ भी करूंगा। बस आपको पढ़ाऊंगा और आपका भला करने की एक मैक्सिमम कोशिश मैं कर सकता हूं, जो वो मैं करूंगा। दूसरी चीज, मैं कल की एक बात के लिए मैं माफी चाहूंगा। एक बच्चे के लिए मेरे मुंह से अपशब्द निकले। वो जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है मेरा, तो मुझे कोई भी अटपट कमेंट दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों में मेहनत करता हूं। और मैंने आपको कहा, आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ये मत सोचिए, आप पूरे 30 दिन इस सीरीज का हिस्सा बनिए और आप ठीक 9 बजे अपनी अटेंडेंस यहां लगाइए, तो देखिए आपको मजा आ जाएगा। ठीक है? तो जिस भी बच्चे के प्रति मेरे मुंह से वो अपशब्द निकले थे तो मैं वापस लेता हूं, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से पढ़ा रहा था और अजीब अजीब से कमेंट उसके थे, तो मेरे मुंह से काफी अपशब्द जो हैं वो निकल गए। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने कहा, लेकिन मुझे इंडिविजुअल तौर पर उसी पल लग गया था कि यार मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए। तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे को मैं आहत करूं। तो उम्मीद है कि आप समझेंगे और एक्स्ट्रा फालतू कोई भी बकवास कमेंट आप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड सीरीज है ये। और आप लिंक को लाइक शेयर करने में कोताही मत बरता करो, क्योंकि उसी के बेस पर सारा जीवन हमारा चलता है। ठीक है? और आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मैंने पढ़े, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली वीडियो पर आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। चाय पी रहा हूं इसलिए बात कर रहा हूं, नहीं तो नहीं करता। ठीक है, मुझे देखते ही इंग्लिश आ जाती है। आई लव यू मेरी जान। हाँ, लड़का है हरिओम वर्मा, उसको कहा मैंने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके, बिना वक्त जाया किए। 30 घंटे मांगे हैं, 1 घंटा हो चुका है, दूसरा घंटा शुरू हो चुका है। दूसरी क्लास है, फ्रेमिंग करना सिखाएंगे सेंटेंस की। जय प्रभु श्री श्याम की। 30 घंटे में आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, आपकी फरमाइश थी कि मैं ब्लैक बैकग्राउंड लूं, तो मैंने ब्लैक बैकग्राउंड भी लिया है। देखो आपकी मैं कितनी मानता हूं। चलिए देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों सेंटेंस की बात करते हैं, एक एक चीज समझनी है। सेंटेंस की बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा, मैंने आपको मैं अभी एक एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा राम इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। जब बच्चों आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आए तो आपसे कोई पूछे कि ये कितने सेंटेंस हैं, पहला सवाल यह है कि आपसे कोई पूछे कि ये कितने सेंटेंस हैं, तो आपको बताना है कि ये एक सेंटेंस है। लेकिन यदि आपसे कोई यहां पर पूछे राधा इज वाइज बट हर सिस्टर इज फुलिश, यदि कोई आपसे यहां पूछे, आपको बस पेशेंस बना के ये क्लास देखनी है। और यदि आपको ये क्लास में मजा आ रहा तो एक लाइक तो दे दो यार, लाइक पे तो तुम्हारा पे मेरा हक है। ठीक है? तो इतना देख लो कि यदि कोई मैं एक एक चीज बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस करके 30 दिन 30 घंटे देखने हैं। कोई बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे, बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन, इंग्लिश का लेवल अपने आप उठ जाएगा आपका। राधा इज वाइज बट हर सिस्टर इज फुलिश।
यदि यहां पर आपसे कोई पूछता है कि सेंटेंस कितने हैं, तो बच्चों आपको ध्यान देना है, उत्तर आपका यहां पर भी एक ही रहेगा। आप में से किसी ने कहा सर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राधा इज वाइज एक है और हर सिस्टर इज पुलिस ये एक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इन्हें क्लोज कहते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि ये क्लोज हैं। तो इस वाक्य में क्लोज दो हैं लेकिन सेंटेंस एक ही है। लेकिन बच्चों अब मैं आपको समझाता हूं, इस सेंटेंस में सेंटेंस भी एक है और क्लोज भी एक है। इस सेंटेंस में सेंटेंस भी एक है और क्लोज भी एक है, और उस क्लोज का नाम है मेन क्लोज। जब एक ही क्लोज होता है तो उसे मेन क्लोज कहते हैं, उसे कभी भी आप कुछ और नहीं कह सकते। और इस सेंटेंस में आप ये बोलेंगे कि इसमें दो क्लोज हैं। इसके अंदर कितने क्लोज हैं? दो क्लोज हैं। अब बच्चों मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा कि बच्चों जब एक ही क्लोज किसी में होता है तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों जब दो क्लोज होते हैं तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। मैंने कहा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन, he had been cheated by her girlfriend। अब मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आज आप बहुत अल्टीमेट चीज सीखने वाले हैं जिसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसके अंदर यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ये कितने सेंटेंस हैं, तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि ये एक ही सेंटेंस है। देखो भैया बाहर कोई शोर मचा रहा है, डांट के आओ। तो यहां पर देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये भी एक ही है। इसके अंदर यदि मैं आपसे क्लोज पूछूंगा तो क्लोज कितने हैं? इसके अंदर दो क्लोज हैं। पहला ही टोल्ड मी ये होगा, और दूसरा ही हैड बीन चीटेड बाय हर गर्लफ्रेंड, ये आपका दूसरा क्लोज है। तो ये क्लोज 1 है, ये क्लोज 2 है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूं, जब हमारे पास एक ही क्लोज होता है तो उस क्लोज का नाम भी मेन क्लोज होता है और उसकी टाइप होती है सिंपल सेंटेंस। लेकिन अब है हमारे पास दो क्लोज। अब हमारे पास कितने हैं? दो क्लोज। लेकिन बच्चों आपको जानकर हैरानी परेशानी हो सकती है कि यदि मैं इस सेंटेंस की टाइप का नाम लिखूं, तो बच्चों इस सेंटेंस की टाइप का नाम है कंपाउंड सेंटेंस, और यदि मैं इससे नीचे वाले सेंटेंस की टाइप का नाम लिखूं तो बच्चों इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको आज की पूरी क्लास में हमारी ये वाली थीम रहने वाली है जो आपको बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से समझनी है, ठीक है? तो यहां पर देखिए एक ही क्लोज है तो सेंटेंस भी एक है, क्लोज भी एक है, क्लोज का नाम मेन क्लोज है और टाइप सिंपल है। दरअसल सेंटेंस 3 टाइप का होता है, एक को कहते हैं सिंपल सेंटेंस, एक को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस और एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपने कहा कि गुरुजी इसमें भी दो क्लोज हैं, तो ये भी आपने कहा कंपाउंड सेंटेंस है, और इसमें भी दो क्लोज है और इसको आपने कहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्या कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एक ही टाइप के नाम होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं बच्चों, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपके लिए समझना। तो आपने कहा गुरुजी कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल तो समझ में आ गया, और अब मैं इसको सिखा के फिर आपसे ये बच्चों जरूर पूछने वाला हूं कि कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। तो आपको यही बात समझनी है, मैं आपको समझाता हूं। अब देखो बच्चों, अब हमारा जो आज का पहला टारगेट है वो है कंपाउंड सेंटेंस। अब सबसे पहली बात सुनिए कि जो कंपाउंड सेंटेंस है इसके अंदर क्या खास बात है। सबसे पहले हमारा सवाल है कि देखिए सवाल एक एक बेहतरीन,
क्या एक क्लोज वाला वाक्य, क्या एक क्लोज वाला वाक्य कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है? इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। क्या एक क्लोज वाला वाक्य कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। वह केवल सिंपल होगा, वह केवल सिंपल सेंटेंस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। जब एक ही क्लोज है तो वह केवल सिंपल सेंटेंस होगा। तो हमने कहा कंपाउंड में, यदि हमें कंपाउंड सेंटेंस सीखना है तो हमने कहा कंपाउंड सेंटेंस में मिनिमम कितने क्लोज होंगे, मिनिमम कितने क्लोज होंगे, कितने क्लोज होंगे। यदि किसी भी बच्चे को क्लोज के बारे में कुछ भी जानना है तो वो इसी सीरीज का वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी मत देखिएगा, क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो तो 30 की 30 आपको देखनी है। मिनिमम कितना क्लोज होगा कंपाउंड सेंटेंस में? मिनिमम तो बेटा 2 होगा। मैंने कहा मैक्सिमम कितना होगा? देखिए मैक्सिमम कितने क्लोज होंगे, तो बच्चों सुनो, किसी भी सेंटेंस में क्लोज की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन हां किसी भी सेंटेंस में 2, 3, 4 से ज्यादा क्लोज होते भी नहीं है, 2, 3, 4 से ज्यादा क्लोज होते भी नहीं है। तो बच्चों यदि हम बात करें कि कंपाउंड सेंटेंस एक क्लोज वाला नहीं हो सकता, मिनिमम कितने होंगे? 2 होंगे। कितने क्लोज होंगे ज्यादा से ज्यादा? कोई लिमिट नहीं है। फिर हमने कहा सर 2 क्लोज वाला तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बता दिया आपने, ये बता रखा कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं। देखिए 2 क्लोज तो होंगे, अब यहां पर आपको समझना है 2 क्लोजेस, इंग्लिश में 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए कुछ चाहिए बच्चों, जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, और वो क्या चाहिए? एक कंजक्शन चाहिए। आप हमेशा याद रखिएगा, यदि कभी भी आपको 2 क्लोजेस जोड़ने हैं तो वो किसी अन्य चीज से नहीं जुड़ सकते, वो केवल एक कंजक्शन से जुड़ सकते हैं, वो केवल एक कंजक्शन से जुड़ सकते हैं। इस बात को आप समझ के चलिए। और बच्चों ध्यान देना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, ये जो 2 क्लोजेस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए, तो ये जो कंजक्शन यह कंजक्शन ही डिसाइड करता है, यह कंजक्शन ही डिसाइड करता है, यह कंजक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका जो सेंटेंस है, आपका सेंटेंस, यह कंजक्शन ही डिसाइड करता है कि आपका सेंटेंस कंपाउंड होगा, आपका सेंटेंस कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, आपका सेंटेंस कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, यह आपका कंजक्शन ही डिसाइड करता है। यानी कि आपको कंजक्शन की डीप नॉलेज होगी तो ही आप यह बता पाएंगे कि आपका जो कंजक्शन है, वो आपका जो सेंटेंस है वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो हमने कहा यानी कि अब हमें यदि समझना है कि हमारा सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो हमें किसकी जानकारी लेनी होगी? कंजक्शन की। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, दरअसल जो कंजक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका जो कंजक्शन है वो 2 टाइप का होता है, जिसमें एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन और दूसरे को बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो बस अब यहीं पर सारा खेल आपका आकर टिक जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो बच्चों आपके जो कंजक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं, आपके जो कंजक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट।
तो बच्चों यदि आपके कंजक्शन का नेचर कोऑर्डिनेट है तो भैया सेंटेंस आपका कंपाउंड होगा, और यदि आपके कंजक्शन का नेचर सबऑर्डिनेट है तो आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। आपने कहा ये तो बड़ा इजी है सर, ये बड़ा इजी तो है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होते हैं ये याद रखना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होते हैं ये याद रखना, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके बहुत काम आएगा। तो हमने कहा कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होते हैं। चलो आपने एक ट्रिक जरूर पढ़ी होगी, और जिसने भी ये ट्रिक बनाई है उसको हम क्यों डिफेम करें, उसने ठीक बनाई है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बनाई जिसने भी बनाई, लेकिन ये वाली ट्रिक मैंने नहीं बनाई है ना। तो ये जिसने भी बनाई है वो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों सबसे पहली बात समझना, ये फैन बॉयस नाम का वर्ड है, ये एक ट्रिक है सारे कोऑर्डिनेट कंजक्शन को एक साथ याद रखने की, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। लेकिन बच्चों इतनी सीधी बात अंग्रेजी है कहां, मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में एफ का मतलब यहां पर फोर होता है। क्या होता है? फोर। और चाहे आप इस बात को माने या ना माने, आप में से बहुत सारे लोग फोर को प्रेपोजिशन मानते हैं, और फोर प्रेपोजिशन होता भी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज बताते हुए चलूंगा, और आज का पहला वर्ड है फोर, तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों कि फोर क्या होता है। मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो फोर वर्ड है वो मेरे बच्चे प्रेपोजिशन होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। यदि आप इसको प्रेपोजिशन के रूप में जानते हैं तो बच्चे आप कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन ये कंजक्शन कब होगा और इसकी क्या कहानी होगी, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि फोर के बाद एक नाउन या एक प्रोनाउन लिखकर कहानी समाप्त कर दी जाती है, यदि कभी भी ऐसा हो रहा है कि यहां पर कहानी खत्म कर दी या कोई कंजक्शन या प्रपोजिशन जोड़ दिया, तो बच्चों यदि इसके बाद सिर्फ एक नाउन प्रोनाउन लिख के छोड़ दिया है तो ये नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट माना जाएगा। और हां, ऑब्जेक्ट भी आप ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट एक ही टाइप का होता है। बच्चों बहुत सारी गलतफहमियां हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। बच्चों ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, एक प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। बच्चों वर्ब के बाद जो आया उसे वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो प्रेपोजिशन के बाद आया उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चों ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और यदि नाउन प्रोनाउन लिख के छोड़ दिया तो बच्चों ये आपका प्रेपोजिशन माना जाएगा। अब इसके बाद हम बात करें बच्चों, यदि मैं यहां पर फोर के बाद एक पूरा का पूरा क्लोज लिख दूं, और अब तो आप क्लोज समझ ही गए हैं क्लोज क्या होता है। यदि मैं इसके बाद एक क्लोज लिख देता हूं इस फोर के बाद, तो बच्चों यदि फोर के बाद क्लोज आया तो फोर एक कंजक्शन है, फोर एक कंजक्शन है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज बच्चों, फोर जब भी कंजक्शन होगा उसके पहले कोमा जरूर आएगा, यह बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, आप इस बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। राजकुमार जी आप गलत हैं, थोड़ी सी देर रुकिए। आप लोग ये मत सोचिए कि आपको कितना आता है, आप लोग पूरे पेशेंस के साथ ये 30 दिन 30 क्लास 30 घंटे मुझे दे दीजिए, आपकी सारी गलतियां मैं दूर कर दूंगा। लेकिन आप लोगों की अटेंडेंस बढ़ती रहनी चाहिए, हर दिन घटती नहीं रहनी चाहिए। सेशन को क्लास के बाद शेयर किया करो, और लाइक तो आप कभी भी कर सकते हैं, इतनी छोटी सी बात तो मुझे कहनी ना पड़े। तो फोर के बाद यदि क्लोज आया तो वो कंजक्शन माना जाएगा। दूसरी बात बच्चों, जब ये कंजक्शन है तो हमेशा याद रखना इसका मतलब क्योंकि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैंने कहा ही इज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट कोमा फॉर ही इज इल, ही इज इल। तो देखिए बच्चों ऐसा वाक्य आएगा, आपने कहा ही इज एब्सेंट फॉर ही इज इल, तो बच्चों ये एक वाक्य है, ही इज एब्सेंट, वो एब्सेंट है, और ये एक अपना दूसरा क्लोज है, ये क्लोज 2 है और ये क्लोज 1 है।
तो बच्चों यहां पर दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए फोर लिखा गया है। तो जब भी फोर कंजक्शन है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, और इसके पहले आता है कोमा। ये मैंडेटरी है कोमा, यहां पर बिकॉज नहीं लिख सकते हैं आप यदि कोमा है। कोमा नहीं होता तो बिकॉज लिख देते, ठीक है। बिकॉज का मतलब भी क्योंकि है, सिंस का मतलब भी क्योंकि है, एज का मतलब भी क्योंकि है, और फॉर का मतलब भी क्योंकि है। बच्चे थोड़ा सा सब्र रखोगे तो हर बात का उत्तर दूंगा, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। बिहारी बालक, आपने कहा बिकॉज का मतलब भी क्योंकि, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज का मतलब भी क्योंकि, सिंस का मतलब भी क्योंकि, एज का मतलब भी क्योंकि, फॉर का मतलब भी क्योंकि। यही तो पढ़ना है कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता आपको मैं वो सिखाऊंगा। बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन अभी मत करो, जब तुम्हारा मन करे मैं डाउट सेशन ले लूंगा। तो बच्चे अब देखो कितने क्लोज हैं, दो। तो पहली बात, यह सिंपल सेंटेंस नहीं है, यह सिंपल सेंटेंस नहीं है। दूसरी बात, इसके अंदर जो कंजक्शन आया वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका, इसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, ये बात आपको समझनी है। दूसरी चीज ये भी समझनी है, देखिए मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो प्यारे बच्चों यहां पर जो ये फॉरवर्ड है यहां पर इसके बाद सिर्फ एक ही नाउन प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। तो बच्चे ये प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है इसका, प्रेपोजिशन का है ना, वर्ब का नहीं बोलना है, प्रेपोजिशन का। तो अब बच्चों ये सेंटेंस भी एक है, सेंटेंस भी एक है, सेंटेंस की टाइप भी सिंपल है, इसके बाद इसमें क्लोज भी एक है, एक ही क्लोज है, और बच्चों इस क्लोज का नाम भी आपका मेन क्लोज है। तो ऐसा नहीं है कि फोर दिख गया और आपने फैसला ले लिया। आपको समझना पड़ेगा कि फोर प्रेपोजिशन कब है, आपको समझना पड़ेगा कि फोर कंजक्शन कब है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो पहला वर्ड था हमारा फोर। अब यहां पर मैं आ जाता हूं, देखिए फोर के दो ही यूज होंगे। मैं आप सबको बता दूं कि फोर के दो ही यूज होंगे, या तो ये वाली प्रेपोजिशन और या ये वाला कंजक्शन। और एक बात और ध्यान रहे, यदि फोर आया है तो ये कंजक्शन है, तो इसके पीछे क्लोज है तो इसके पहले भी क्लोज आएगा। मैं यहां छोटा मार्क करके लिख रहा हूं, यहां भी आपका क्लोज आएगा, ये भी मैंडेटरी है। ये क्लोज 1 है, ये क्लोज 2 है। नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले को पहला कह लीजिए या दूसरे को पहला कह लीजिए, इस बात से कतई भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फोर शब्द का इन दो प्रयोगों के अलावा किसी भी तीसरे संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जा सकता। या तो वो प्रेपोजिशन है और या वो कंजक्शन है, और यदि वो कंजक्शन है तो वो भैया आपके क्लोजेस को ही जोड़ने का काम कर सकता है, वो इससे छोटी चीज को जोड़ने का काम फोर नहीं करता। एज अ कंजक्शन, एज अ प्रेपोजिशन वो नाउन प्रोनाउन को भी जोड़ लेता है, लेकिन एज अ कंजक्शन वो सिर्फ क्लोजेस को जोड़ेगा। जबकि अब हम आए वापस अगले वर्ड पे, एंड पे। ये बड़ा अच्छा है बच्चों, ये एंड है, ये बहुत अच्छा है। अब दूसरा वर्ड इसका एंड है। दूसरा वर्ड क्या है? एंड, ठीक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए एक दो बच्चे को एक दो वर्ड एक्स्ट्रा यदि पता है मेरे वर्ड से, ठीक है, सब्र रखिए, आपको ज्ञान मिलेगा पूरा। नेवरदलेस हो गया, हाउएवर हो गया, ये एडवर्बियल कनेक्टर्स हैं, इनको मैं कंजक्शन में पढ़ाने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो सही जगह सही चीज पढ़ाई जाएगी, वेट आपको करना होगा, ठीक है। सब्र रखिए बच्चों। आपको ना तो मैं ये नहीं कहता, मतलब मैंने जितनी मेहनत कर रखी है, ना तो आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, और उस सही क्रम को मैं बहुत जल्दी से आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, एक सीरियल वाइज। आप 30 क्लास बस पढ़ते रहिए बिना किसी एक्स्ट्रा चीज का उत्तर लिखे, ठीक है। तो यहां पर आइए, अगला वर्ड है एंड। अब भैया सुनो, एंड की कहानी क्या है? एंड की कहानी यह है कि जो एंड भराता है
वो केवल कंजक्शन का काम करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, केवल कंजक्शन का काम करते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? केवल कंजक्शन का काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल कंजक्शन का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन भैया एंड महाशय है ना, बहुत ही बेकार इंसान है, आपको मैं समझा दूं। एंड को आप हल्के में मत लीजिए, एंड बैंड बजा देगा हमारी, है ना। तो ध्यान से सुनिए, एंड भाई साहब की पहली प्रॉब्लम सुन लीजिए। आप एंड को देखते ही, देखिए मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, आप देखते रहिए। बेटा इतनी सीधी बात कहां है कि आपने एंड देखा और आपने बोल दिया कि ये तो गुरुजी कंपाउंड सेंटेंस है। ना 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 भैया, ध्यान रखना, अभी ध्यान से सुनना। हमने कहा, व्हाइट में लिखते हैं, राम एंड राधा, राम एंड राधा, राम एंड राधा हेल्प्ड मी, राम एंड राधा हेल्प्ड मी। अब यदि आप इसकी बात करें ठीक है, तो यहां पर आप बहुत अच्छे से समझिए, राम एंड राधा हेल्प्ड मी। तो मेरे भ्राता ये कितने सेंटेंस हैं? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये एक सेंटेंस है। बिल्कुल सही बात है, ये एक सेंटेंस है। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, ये कितने क्लोज हैं? तो भैया ये एक ही क्लोज है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमने कहा ये कौन सा क्लोज है? ये मेन क्लोज है। अब हमने कहा कि भैया ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस कौन सा है? तो अब आप इसको यदि ढंग से समझेंगे तो इसे आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, और यदि दूसरे संदर्भ में देखेंगे तो आप इसे सिंपल भी कह सकते हैं। अब आपने कहा गुरुजी ऐसा कैसे? दरअसल इस वाक्य का मतलब यह है, राम हेल्प्ड मी एंड राधा हेल्प्ड मी। वो तो एंड की करामात है कि उसने सब कॉमन वोमन ले रखा है। खैर, अभी हम एंड के इस हिस्से पर नहीं जाएंगे, अभी हम आपको सिर्फ एक चीज बताएंगे। देखिए बच्चों, अभी हम एंड को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम अपना कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। देखिए मैंने कहा राम इज वाइज एंड राधा इज इंटेलिजेंट। देखो बच्चों, इस बात को आप सबसे पहले समझिए। देखिए, यदि आपको यह क्लियर हो रहा है कि जो एंड भैया हैं उसके पीछे पूरा क्लोज है, पूरा क्लोज है, बिल्कुल सही है। एंड भैया के पहले पूरा क्लोज है, बिल्कुल सही है। यदि एंड भाई साहब आपके दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो बच्चों ये कंजक्शन है। ये क्या है? आपके कंजक्शन है। और ये कौन से कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन से कंजक्शन है? कोऑर्डिनेट। और ऐसे में आपको समझना है कि यहां पर आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, वो कौन सा है? वो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। अब सवाल यह है कि कंपाउंड सेंटेंस तो है, लेकिन इसके अंदर क्लोज कितने हैं? दो क्लोज हैं। तो अब सवाल मेरा यह भी है कि इसमें मेन क्लोज कौन सा है? इसके अंदर मेन क्लोज कौन सा है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्लोज 1 मेन क्लोज है या क्लोज 2 मेन क्लोज है। मैं आप सभी से यह जानना चाहता हूं कि बताइए इनमें मेन क्लोज कौन है? बताइए मुझे एक बार। इसमें ये वाला मेन क्लोज है या इसमें ये वाला मेन क्लोज है? आपको यह बताना है, क्लोज 1 या क्लोज 2। तो बच्चों इस बात पर ध्यान देना, आपका आंसर जो भी हो। दरअसल कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा समझिएगा। कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा क्या है? ठीक है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा है जब दो या उससे अधिक क्लोज, जब दो या उससे अधिक क्लोज, मैं कुछ ज्यादा डीप में चला गया, ठीक है, मैं कुछ ज्यादा डीप में चला गया, इतना डीप में नहीं जाना था अभी, ठीक है। क्लोज 2 को मेन क्लोज कह रहे हैं कुछ लोग। यस राजकुमार, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस क्या है? जब दो या उससे अधिक क्लोज, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन,
से जुड़े हों, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों, तो उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है। और यहां ध्यान रखिए, कंपाउंड सेंटेंस के सभी क्लोज, कंपाउंड सेंटेंसेस के सभी क्लोजेस को इंडिपेंडेंट क्लोज बोला जाता है। मतलब जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, इंडिपेंडेंट क्लोज बोला जाता है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज को ही मेन क्लोज बोलते हैं। तो दरअसल ये जो है आपका, ये भाई साहब आपका जो है ये मेन क्लोज ही माना जाएगा। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन यदि बने तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अब यहां पर मैं थोड़ी सी स्पीड को ठीक कर लेता हूं क्योंकि मैं बहुत डीप में चला गया था। तो अब क्योंकि अभी सारी बातें बिना स्टेप के समझ में नहीं आ सकती, तो आपको यह समझना है, एफ से 4 होता है, ए से आपका एंड होता है, एन से आपका नोर होता है, बी से आपका बट होता है, ओ से आपका और होता है, वाई से आपका येट होता है, और एस से आपका सो होता है। और बड़ा सिंपल शब्दों में कहूं, यदि इनमें से, ठीक है, यदि मैं इनमें से एक सिंपल सी यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, मैं आपको सीधा कह रहा हूं, यदि 4 के बाद क्लोज है, 4 के बाद क्लोज है, एंड के बाद क्लोज है, अभी देखते रहिएगा, एंड के बाद क्लोज है, नोर के बाद क्लोज है, ये और भी बहुत काम करते हैं, ये भी आपको जानना है। यदि बट के बाद क्लोज है, बट के बाद क्लोज है, यदि और के बाद क्लोज है, क्लोज होना चाहिए, येट के बाद क्लोज है, येट के बाद क्लोज है, और यदि सो के बाद क्लोज है, एक तो क्लोज पीछे होना चाहिए और एक क्लोज भैया सबके पहले भी होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बेझिझक होकर कंपाउंड सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें कुछ एडवर्बियल कनेक्टर भी आते हैं, हाउएवर हो गया, नेवरदलेस हो गया, उनकी बात हम अलग समय में करेंगे क्योंकि एडवर्बियल कनेक्टर की क्लास में अलग लूंगा, WH वर्ड वाले कनेक्टर की क्लास भी मैं अलग लूंगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बड़ा सिंपल था। अब देखिए, मैंने शुरू में क्वेश्चन लिखा, मैंने यहां पर बट को जोड़ रखा है, बट को, तो बट के बाद यदि क्लोज है तो बच्चों ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा। अब तीसरी बात करें कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। दरअसल बच्चों सबऑर्डिनेट कंजक्शन वो कनेक्टर होते हैं जो मेन क्लोज के बारे में जानकारी दिलवाने का काम करते हैं। अब मैं आपको यहां बताता हूं बच्चों, यहां पर इसके अंदर ढेरों आएंगे, जैसे व्हेन आ जाएगा, जैसे व्हाइल आ जाएगा, जैसे आफ्टर आ जाएगा, जैसे बिफोर आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे कंजक्शन होते हैं। अनलेस आ जाएगा, अंटिल आ जाएगा, इफ आ जाएगा, ठीक है, इफ आ जाएगा, एज सून एज आ जाएगा, एज सून एज आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा। इस टाइप से बहुत सारे कनेक्टर हैं, चाहे इसके अंदर फिर दैट आ गया, ठीक है, दैट आ गया। तो इस टाइप के बहुत सारे कनेक्टर हैं। यदि वो हमारे दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो है ही, लेकिन यदि ये क्लोजेस को जोड़ रहे हैं, यदि ये क्लोजेस को जोड़ रहे हैं तो भैया ध्यान देना, ये आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब यहां पर देखिए, ही टोल्ड मी, एक क्लोज, ये दैट आपका कंजक्शन है, और दैट तो फैन बॉयज का पार्ट नहीं है, और फैन बॉयज का पार्ट नहीं है। तो बच्चों सीधी सी बात ये हो गई, बड़ा सिंपल है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो बच्चों सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, और एक बात ध्यान रहे कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं
उसके अंदर मेन क्लोज केवल एक होता है, ठीक है, और वो होता है जिसके पहले कंजक्शन ना हो, जिसके पहले कंजक्शन ना हो, कंजक्शन ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, सब लोगों को ध्यान रखना है, पूरे ठहराव के साथ सब लोगों को ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है बच्चों इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इनके बीच सबसे बड़ा अंतर बताता हूं आपको। मैं ना दोनों का एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। पहले मैं ले लेता हूं कोऑर्डिनेट का, ध्यान से सुनना। मैंने कहा राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड, राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड बट रोहित इज माई एनिमी, रोहित इज माई एनिमी। मैंने ऐसा वाक्य लिखा, ये बट कॉन्ट्रडिक्शन को भी शो करता है, वो तो बाद में बात करेंगे। अभी आप सेंटेंस की समझ डेवलप करो जो मैं कह रहा हूं बस। देखो बच्चों, राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड बट रोहित इज माई एनिमी। बच्चों ध्यान देना, ये आपका क्लोज वन है, ये आपका क्लोज वन है, और ये आपका क्लोज टू है। ये क्लोज टू तो है, लेकिन ये आपका कंजक्शन है, और ये आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी तो हम बार बार बोल रहे हैं ये कोऑर्डिनेट है, आगे चल के हमें यह भी बोलना पड़ेगा ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन वाला केस है, ये उस वाला केस है, तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ध्यान से समझना। अब बच्चों सवाल ये है कि ये कौन सा सेंटेंस है? तो आपने कहा सर कोऑर्डिनेट है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं, और इसके बारे में क्या जान सकते हैं कोऑर्डिनेट से जुड़ने वालों का? बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको आगे नहीं ला सकते हो आप। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो बट रोहित इज माई एनिमी, बट रोहित इज माई एनिमी कोमा राधा इज माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब बच्चों ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या भैया सुनो, एक बात समझ लेना, एक छोटी सी बात समझ लेना। आप इसको बोलिए मेन क्लोज, ठीक है, और आप इसको फिर भी थोड़ा ठीक ठाक रखने के लिए चीजों को आप इसको बोलिए कोऑर्डिनेट क्लोज। क्या बोलिए? कोऑर्डिनेट क्लोज। बच्चों ये क्या नया सिगुफा आ गया? देखो यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोई क्लोज शुरू हो रहा है तो उसे कोऑर्डिनेट क्लोज बोल दो, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रहा है तो उसे सबऑर्डिनेट क्लोज बोल दो। मैं फिर बता रहा हूं, यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रहा है तो इसे कोऑर्डिनेट क्लोज बोल दो, और सबऑर्डिनेट से शुरू हो रहा है तो सबऑर्डिनेट बोल दो। अब भैया सुनो, दो ही चीजें हैं, सुनना। मेरी क्लास में 1000 बच्चे हैं, और 1000 बच्चों में 320 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? तो आपने कहा सर 680 बचे। बिल्कुल सही बात है आपकी। ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, है ना। इन दोनों को मेन क्लोज मत बोलिए, एक को बोलिए मेन क्लोज, एक को बोलिए कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज का मतलब ही ये होता है कि वो मेन क्लोज को सपोर्ट करता हुआ क्लोज नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनिए बच्चों, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो क्लोज शुरू हो रहा है उसे कोऑर्डिनेट क्लोज बोलिए। और अब आपको मैंने कहा कि भैया कोऑर्डिनेट कंजक्शन में साथ ही याद रखो फैन बॉयज, कुछ एडवर्बियल कनेक्टर्स हैं, उनकी बात हम अलग से करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, तो भैया आप ये कह सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग, किसी स्टेटमेंट की स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट क्लोज से नहीं हो सकती, कोऑर्डिनेट क्लोज से नहीं हो सकती, बड़ा सिंपल है। आपके मन में यहां पर यह सवाल आना चाहिए, सर कोऑर्डिनेट से नहीं हो सकती, आप ऐसा इसलिए पढ़ा रहे हो क्या कि सबऑर्डिनेट से हो सकती है? यस, यही तो बात है।
अभी मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैंने कहा, जैसे मैंने कहा आई मिस्ड माई बस बिकॉज आई हैड गोट लेट। बच्चों ध्यान से देखो, कितने सेंटेंस हैं भैया? ये आपका एक सेंटेंस है। ये क्या है आपका? एक सेंटेंस। कितने क्लोज हैं? दो क्लोज। सेंटेंस की टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे पता चल रहा है भैया? आपको ऐसे पता चल रहा है कि आपका जो कंजक्शन है वो फैन वॉइस में से नहीं है। आपने कहा सर फोर का मतलब तो क्योंकि होता था। भैया जब फोर आए तो कोऑर्डिनेट है, कोई और क्योंकि वाला आए तो भैया फिर वो सबऑर्डिनेट है। तो ये आपका क्या है मेरे भाई? सबऑर्डिनेट है। अब सबऑर्डिनेट है तो भैया सबऑर्डिनेट है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? आप इसको पहले ले जा सकते हैं, बिकॉज आई हैड गोट, आई हैड गोट लेट कोमा। यदि आप कंजक्शन वाले पार्ट को आगे ले जाते हैं तो बीच में कोमा डालना पड़ेगा। आई मिस्ड माई बस। तो बच्चों ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज है तो वो शुरू में भी आ सकता है। ध्यान रखिए वो शुरू में भी आ सकता है, लेकिन बच्चे ध्यान देना, मेन क्लोज इसी को कहेंगे। मेन क्लोज ये है और ये है आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज। सब ऑर्डिनेट क्लोज, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी आगे चल के सब ऑर्डिनेट क्लोज में। तो बच्चों ये है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपकी सेंटेंस के प्रति एक समझ तो बन गई होगी कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, और उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक एडवर्बियल कनेक्टर पढ़ेंगे, तब हल्की सी चर्चा और करेंगे जो आपके बहुत काम की होगी। तो यह थी आपकी सेंटेंस के बारे में कुछ बातें। अब मैं दो तीन छोटी छोटी बातें आपको और बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। बच्चों ध्यान देना, मैंने कल आपको एक चीज पढ़ाई थी। बच्चों मैंने कल आपको एक क्लोज पढ़ाया था और कल की क्लास से बहुत डीप जानकारी आपको मिलेंगी। बच्चों मैंने आपको एक क्लोज पढ़ाया था और मैंने आपको यह कहा था एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है, और बच्चों मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि इसमें एक मेन वर्ब होती है। हालांकि मैंने यह कहा था एक प्रेडिकेट होता है, लेकिन प्रेडिकेट के अंदर मेन वर्ब होती है और उसके बाद जो भी चीजें आनी है वो आ जाएंगी। तो बच्चे ध्यान देना कि यहां पर ये तो सब्जेक्ट है आपका और इस पूरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। ये तो बात ठीक है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इन प्रेडिकेट को पढ़ने का बहुत ज्यादा लाभ नहीं है। अब आपको इसके अंदर की चीजें पढ़नी है। तो बच्चों मैं यहां पर आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। कुलदीप चौहान आई लव यू बेटा, लेकिन इतने लंबे कमेंट ड्यूरिंग क्लास मत किया कर, क्लास के लास्ट में करो। मैं सभी बच्चों से, तुम अभी कमेंट कर रहे हो, मैं तुम्हें डांट रहा हूं, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब मेरी क्लास खत्म हो जाए उसके 10 मिनट बाद कमेंट किया करो, और जरूर किया करो, क्योंकि वो कमेंट मैं पढ़ता हूं, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, उससे मुझे अच्छा लगता है। तो मैं खुद कह रहा हूं कि आप बाद में कमेंट किया करो। ठीक है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट करना, मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा। लाइव के दौरान तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं कमेंट, और बच्चों यदि पढ़ूंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इस बात को लिख के ले लेना। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा तो डेफिनेटली आपको पता है हर तरह के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ तो ये होते हैं सर आप अपनी गर्लफ्रेंड की कहानी बता दो, इस टाइप के लोग भी होते हैं। तो भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं। हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और हमें इसको यूटिलाइज करना है। आपको मोहब्बत देनी है। डेली रात को 9 बजे जबरदस्त हाजिरी लगाओ और शांति से पढ़ोगे ना, 30 दिन में मैं इंग्लिश का लेवल फील करा दूंगा तुम्हें। कोई छुट्टी नहीं, ना संडे, ना मंडे, ना ट्यूसडे, ना होली, कोई छुट्टी नहीं। 30 दिन लगातार। दूसरा एपिसोड चल रहा है, तीसरा कल आएगा रात को 9 बजे। चलिए
कॉन्सेंट्रेट। बच्चों अब मैं आपको एक जादू सिखाता हूं। देखो, मैं आपको यह बताता हूं कि हमारे पास जब एक सब्जेक्ट होता है तो कई बार हमारे पास एक ही शब्द में वर्ब आती है और पीछे आता ऑब्जेक्ट। रिश्ते समझना कितने गजब है इंग्लिश के। फिर मेरे बच्चे, कई बार ऐसा होगा कि दो शब्दों में वर्ब आती है हमारी। कितने में आती है? दो शब्दों में वर्ब आती है। ध्यान देना, दो शब्दों में वर्ब आती है। कई बार मेरे बच्चे ऐसा होता है कि तीन शब्दों में वर्ब आती है, मतलब एक ही क्लोज में। जी हां, एक ही क्लोज में। और ये लग तीन वर्ब रही है आपको, लेकिन है नहीं ये तीन वर्ब। ध्यान देना, ठीक है। और अटेंडेंस काउंट घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। कल की क्लास में मुझे 500 से ज्यादा बच्चे लाइव चाहिए। ये 350 400 ये कोई आंकड़ा थोड़ी होता है। 500 के ऊपर पार करो, ठीक है। अब सुनो बच्चों, ये एक वर्ब दिख रही है, ये दो, ये तीन, ये चार नहीं। ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। मेन वर्ब एक ही होती है तो ये मेन वर्ब, मेन वर्ब एक ही होती है तो ये मेन वर्ब, आखिरी में आता है मेन आदमी तो ये मेन वर्ब। याद रखना, कभी भी एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन है, दो में है तो दूसरी मेन है, तीन में है तो तीसरी मेन है, चार में है तो चौथी मेन है। पहली क्या है? हेल्पिंग। पहली क्या है? हेल्पिंग। बीच की क्या है? सपोर्टिंग। बीच की क्या है आपकी? सपोर्टिंग। बीच की क्या है? सपोर्टिंग। अब सुनो कहानी, अब सुनो कहानी जबरदस्त वाली। ये सीरीज है ना, ये जबरदस्त लेवल पे ले जाएगी आपको। कहानी सुनो बच्चों, आपने ये नियम पढ़ा हुआ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब सबने पढ़ रखा है। अप्लाई करना आता है? सुनो, सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली वर्ब पर डालता है, ध्यान रखना। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये दोनों वर्ब सिंगुलर नहीं लिखनी है आपको। सब्जेक्ट अपना प्रभाव केवल पहली वर्ब पर ही डालता है। यदि यह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो अपना प्रभाव वो इस पर डालेगा, इस पर नहीं डालेगा। रिलेशन समझो, सब्जेक्ट अपना प्रभाव केवल पहली वर्ब पे डालेगा। अब सुनो मेरे भाई, दूसरे नंबर पर, यह दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या लिखना है ये मेरे बच्चों ये वाली वर्ब बताती है। दूसरे नंबर पर क्या लिखना है ये बच्चों मेरी ये वाली वर्ब बताती है। दूसरे नंबर पे क्या लिखना है मेरी ये वाली वर्ब बताती है। बच्चों तीसरे नंबर पे क्या लिखना है ये मेरी ये वाली वर्ब बताती है, दूसरे वाली। तीसरे नंबर पे क्या लिखना है ये बताती है। चौथे नंबर पे क्या लिखना है ये तीसरे नंबर वाली वर्ब बताती है। बच्चों रिश्ते ऐसे होते हैं। और सुनो, बीच में कुछ घुस जाए, बीच में कुछ घुस जाए, कौन घुस जाएगा? एडवर्ब। प्रभाव नहीं पड़ता, कोई घुस जाए, सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली पे डालेगा। दूसरी में कौन आएगा ये पहली तय करेगी, तीसरी में कौन आएगा ये दूसरी तय करेगी, चौथी में कौन आएगा ये तीसरी तय करेगी। एक और बात बता दूं खतरनाक वाली, सुनो। तुमने कहा गुरुजी यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, मैं कह रहा हूं नहीं, यहां पर कभी ऑब्जेक्ट आएगा तो कभी कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहां पर कभी एडवर्ब आएगा तो कभी फुल स्टॉप आएगा, ये सब आएंगे। मतलब पीछे कभी कॉम्प्लीमेंट तो कभी एडवर्ब तो कभी फुल स्टॉप, कभी कॉम्प्लीमेंट तो कभी एडवर्ब तो कभी फुल स्टॉप, कभी कॉम्प्लीमेंट तो कभी एडवर्ब तो कभी फुल स्टॉप। आपने कहा गुरुजी तय कैसे होगा? हम बता रहे हैं ना तय कैसे होगा लाला। भाई साहब ये मेन वर्ब आपको बताएगी, जो भी आपकी मेन वर्ब है वो बताएगी यहां क्या लिखना है। अपनी तुम्हारी मर्जी नहीं चलती है, ये मेन वर्ब बताएगी कि यहां क्या लिखना है, ये मेन वर्ब बताएगी यहां क्या लिखना है, ये मेन वर्ब बताएगी कि यहां क्या लिखना है। आपकी मर्जी नहीं चलती है। बच्चों यहां ऑब्जेक्ट लिखना है या क्या लिखना है ये कौन बताता है? मेन वर्ब। रिश्ते समझो, रिश्ते। बच्चों ये गेम है, बॉन्डिंग है इंग्लिश में। एक एक वर्ड तय करता है कि कहां से क्या कैसे कनेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट
पहली वर्ब पे वार करेगा। किस पर? पहली पर। दूसरी वर्ब में क्या लिखना है यह पहली बताएगी। तीसरी वर्ब में क्या लिखना है यह दूसरी बताएगी। चौथी पे क्या लिखना है यह तीसरी बताएगी। और मेन वर्ब के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फुल स्टॉप, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ये आपकी मेन वर्ब बताएगी। और यही मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश बेटा बोलती है, आपको यकीन नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश बोलती है। उसको सुनने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको चाहिए। आपने एक चीज सुनी होगी, कुत्ते को भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में पहले पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सुनने की क्षमता कुत्ते के अंदर होती है, इंसान के अंदर नहीं होती। लेकिन बच्चों एक बात सुनो एक बात सुनना, इंग्लिश भी बोलती है लेकिन उसकी वेव की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो हमारे कानों तक नहीं पहुंचती। हमें वो फ्रीक्वेंसी डेवलप करनी है और हमें कुछ भी नहीं करना, उसकी बात सुननी है और माननी है, बात खत्म। बच्चों बहुत डेवलप करूंगा, लेकिन 30 दिन पूरी ईमानदारी से मांगे हैं और आपको 30 दिन देने होंगे। मैं 1 घंटे से ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। तो हमारी पहली 2 क्लास जो हैं, मैं आपको बता दूं, पहली जो 2 क्लास हैं वो सेंटेंस के ऊपर बेस्ड थी, वो खत्म हुई। कल की क्लास में आप मेरी इन 30 क्लास में आप किसी भी क्लास में जुड़ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इंग्लिश मैथ से कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको बस अच्छे से ध्यान रखना है, जो कहा जाए उसको करना है। बच्चों एक सिंपल सी बात, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एनजी लर्नर्स है, इस पर 2-3 चीजें आपके लिए हैं। वो है कि फ्री टेस्ट सीरीज है, 500 से ज्यादा टेस्ट इस पर अवेलेबल हैं। आपको कहीं से भी पेड बैच आपको खरीदने की जरूरत, पेड टेस्ट सीरीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हमारी मैथ्स की एक बहुत शानदार किताब आई है जिससे आप पूरा मैथ 10 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर सारी ट्रिक्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी लॉजिक्स हैं, और पतली सी बुक है, 170 पेज के आसपास की बुक है, 180 पेज के आसपास की। उसकी फ्री पीडीएफ हमने आपको दे रखी है। हम उसको अमेजन पे बेच भी सकते हैं, लेकिन हमने फ्री पीडीएफ दे रखी है। एप्लीकेशन में ई बुक्स में आप जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। राइट हैंड पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ तो ऐप में डाउनलोड होगी, लेफ्ट हैंड पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तीसरी चीज, ये मैं बैच का प्रमोशन नहीं करता, लेकिन यदि कोई बच्चा हमारे बैच लेना चाहे तो मेरे किसी भी बैच पर आप कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि वो कूपन कोड चल रहा है हीरो बैच, और आपको कोई भी बैच की जो फीस होगी उसमें 25% का ऑफ मिल जाएगा। और निर्भय सर के बैच के लिए मैं बता दूं, जिन्होंने पूरा वो कर रखा है, ठीक है, तो निर्भय सर के बैच में यदि आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको एक भारी डिस्काउंट मिलेगा। लगभग इसमें शायद 53% का डिस्काउंट है, और ये बैच आपका 699 का है। तो यदि किसी बच्चे की जरूरत हो तो कूपन कोड लगाइए, नहीं तो बच्चे डायरेक्ट खरीद लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उनको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ जाएगा। हमने छूट दे रखी है तो आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है। तो अब बताइए कैसी लगी आपको क्लास। क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा। और बच्चों ये अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए यार, ये ज्यादा होनी चाहिए। कल की क्लास से शुरू होगी और खतरनाक लेवल की बातें। तो ये तो शुरुआत थी, इनसे तो क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन समझाना जरूरी था। सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बिना फिर कैसे हम एक एक चीज को करते, ठीक है। तो यहां पर आप इस बात को अच्छे से पढ़िए और बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। और उन लोगों के लिए मेरी एक विशेष अपील है, मैं कुछ लोगों के लिए एक बहुत अपील करना चाहता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां पर ये नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि उन्हें पढ़ना है, वो यहां पर इसलिए आते हैं कि उन्हें यह देखना कि हम क्या बोलेंगे, ठीक है। हमारे कॉम्पिटिटर हैं, कोई भी हैं। मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं, जैसी मेहनत मैं कर रहा हूं आप वैसी मेहनत करने पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आप मुझे पछाड़ नहीं पाएंगे, मैं आपसे बहुत आगे चला जाऊंगा। तो जो भी मेरे कॉम्पिटिटर समानांतर लोग इन चीजों को करते हैं कि गंदे कमेंट करते हैं, अरे भाई साहब एक बात सुनो, जो भी ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कमेंट करते हैं, मेरी
पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन को जाके देखो कि बच्चों का कितना प्यार मेरे लिए भरा पड़ा है। तुम कहां मेरा मुकाबला करोगे? और ये तो हमारी शुरुआत है ऑनलाइन के फील्ड में, अभी तो ये सफर बहुत लंबा है। तो जो भी मेरे भाई बंधु, मेरे कॉम्पिटिटर हैं, उनसे निवेदन है, मेरी तरफ बैच लेके आइए ना, 30 दिन पढ़ाइए, कंटेंट दीजिए बच्चों को, मेहनत कीजिए, तो अपने आप आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं, तो मैं नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं, जय श्री श्याम। फिर मिलते हैं। और उस बच्चे से माफी भाई, जिसके प्रति मेरे मुंह से कल अपशब्द निकल गए थे, माफी चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद। कल मिलते हैं 9 बजे।